Hello class 10th, welcome once again in online teaching program. Students, as you know that we are continuing the fourth chapter of geography, that is agriculture, and we have very short time. Today is 1st of October and we have to finish the syllabus. So as I am continuing the chapter by explaining the topics only, and you have to read the topics thoroughly. Okay, so let's start a topic that is on page number 40. Yesterday we had discussed about oil seeds and now we will discuss about tea. That is tea, यानी इसको चाय की खेती होती है. ये बच्चों चाय की खेती जो है ये प्लांटेशन का एक एग्जांपल है. इट इज एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है. इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है वो फर्टाइल चाहिए होती है होनी चाहिए और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो ढलान पर हो, जिसमें पानी रुकता ना हो. इसमें पानी रुकता ना, अगर पानी रुक गया तो पौधा फट जाएगा. और इसको जो है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में चाहिए. उसके बाद में इसको पूरे साल भर एक कांस्टेंट जो है टेम्परेचर चाहिए और इसके बाद में इसको हल्की हल्की ब्रीजिंग भी चाहिए, यानी कि बहुत फुहारे जैसी जो है बरसात हो या ऐसा मतलब हो जो मॉइस्चर इसको मिलता रहे. और उसके बाद में इसको लेबर इंटेंसिव वर्क है, इसमें बहुत सारे लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है. पत्ती चुनने से लेकर के सुखाने तक का सारा प्रोसेस जो है लेबर के माध्यम से ही किया जाता है. इंडिया में चाय अंग्रेजों के साथ आई, अंग्रेजों ने इसको प्लांटेशन के रूप में किया और जो मेजर प्लांटेशन एरियाज हैं वो आपके हैं आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल में जो है, और तमिलनाडु, केरला में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी कुछ हद तक चाय की खेती होती है. लेकिन मोस्टली जो खेती होती है वो आसाम में और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वगैरह में इस चाय की खेती ज़्यादा होती है. 2015 तक इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाय का था चाइना के बाद. अब इसके बाद आता है बच्चों कॉफ़ी. ये बेवरेजेस क्रॉप्स हैं, यानी ये पेय पदार्थ हैं. कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी जो है वर्ल्ड फेमस है उसकी गुड क्वालिटी के लिए, और अरेबिका नाम की वैरायटी है जो कि हिंदुस्तान में पैदा की जाती है. और ये बाबा बूडन हिल्स जो कि साउथ में पड़ता है वहाँ पे मोस्टली उगाई जाती है. और आजकल की इसकी खेती है बच्चों वो नीलगिरी में, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है या किसी की खेती की जाती है. हालांकि कॉफ़ी जो है थोड़ा सा उतना कॉमन नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन वो भी है, बट हम इंडियंस जो है ज़्यादा टी को प्रेफर करते हैं. आफ्टर दैट हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या है बच्चों? हॉर्टिकल्चर ये है कि जो है फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह को उगाना. इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का चाइना के बाद में. और यहाँ के जो आम है, मैंगोज है, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागपुर, चिरापुंजी, और वहाँ केरला के केले, मिजोरम और महाराष्ट्र के जो केले जो भुसावल वगैरह केले हैं वो काफ़ी फेमस हैं. लीची उत्तर प्रदेश का, बिहार का लीची हो गया, अपना वेस्ट बंगाल का जो है अपना पाइनएप्पल हो गया, तेलंगाना का और महाराष्ट्र का जो आम है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सेब है, एप्रिकॉट्स हैं. ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये हॉर्टिकल्चर के तहत आती हैं. और इंडिया चूँकि डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे क्लाइमेट और टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरह के फल और सब्जियाँ उगाए जाते हैं. जैसे कश्मीर में और हिमाचल में इससे अधिक मात्रा में होता है, वहाँ आम वगैरह का वो ये नहीं है. नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में कहीं कुछ हद तक आम वगैरह अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं आपका देखिए पश्चिम बंगाल में पाइनएप्पल की खेती अच्छी होती है और साउथ इंडिया में जो है और सारी चीज़ों की खेती और सारे फलों की खेती होती है. तो ये जो क्रॉप्स है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है, ये बच्चों हॉर्टिकल्चर के तहत आता है. थोड़ा सा हम जैसे मैंने आपको बताया है कि हम एक एक टॉपिक पे एक्सप्लेन करते चलेंगे. इसके बाद है नॉन फूड क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो नॉन फूड है, नॉन फूड्स मतलब जिनका हम भोजन में प्रयोग नहीं करते हैं. नॉन फूड क्रॉप से सबसे पहला आपका है रबर. रबर बच्चों आज हमारे हर छोटी बड़ी जरूरत पे काम आता है.
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे चलती हैं। और रबर के प्रोडक्शन के लिए ये सब ट्रॉपिकल्स में होता है, ट्रॉपिकल जोन्स में भी होता है। इसको 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में इसको रेनफॉल की आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव होना चाहिए। रबर इंडस्ट्रीज मोस्टली साउथ इंडिया में सिचुएटेड है, जिसमें केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह होता है में रबर पाया जाता है। और मोस्टली जो साउथ इंडिया में मद्रास वगैरह में ये पैदा किया जाता है। और वहीं पे MRF, आपने नाम सुना होगा, जिसको मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर पाई जाती है। इसके बाद में फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में सबसे पहले आपका है सेरीकल्चर। दोस्तों सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप पढ़ चुके हैं हिस्ट्री वगैरह में कि जो इंडिया का सिल्क था वो वर्ल्ड फेमस था, और चीन के बाद हिंदुस्तान सबसे बड़ा मात्रा में सिल्क पैदा करने वाला देश था। और यहाँ जो सिल्क प्रोडक्शन है वो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और इसको मलबरी प्लांट यानी शहतूत के पत्तों पर इसके कीड़े पाले जाते हैं, और इसके बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पे इस विधि से जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे वो किया जाता है। इसके बाद में कॉटन। कॉटन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें सबसे पहले जब टेक्सटाइल आया, तो टेक्सटाइल में सबसे मेन कॉटन ही था। यानी कॉटन जो है हिंदुस्तान में कई सौ सालों से पहले, हज़ारों साल से जो है वो काफ़ी डोमिनेंट रहा है। हिंदुस्तान में कॉटन जो है दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, और इसके उगाने के लिए बच्चों ये मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा पाया जाता है। इसके लिए ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है, और 210 दिन इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट शाइन चाहिए होता है, मतलब इसको चमकदार धूप चाहिए होती है। तो इसलिए मोस्टली गुजरात और डेक्कन का कुछ इलाका जो है इसके लिए काफ़ी फेमस होता है। और ये खरीफ क्रॉप में आता है बच्चों, और 6 से 8 महीने इसको पकने में लगते हैं। जो मेजर क्रॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो इंडिया में है, वो हमारे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लेकिन मोस्टली जो कॉटन होता है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मिला करके ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर दिन चमकदार होता है और मौसम काफ़ी साफ रहता है। इसके बाद आता है जूट। जूट बच्चों सभी लोग जानते हैं, जूट मोस्टली जो बोरे बनाने के काम में आता है या और किसी काम में आता है। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए मिट्टी बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, और इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो थोड़ा सा 25 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। मोस्टली ये वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि इसको प्रोसेस करने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी तालाब वगैरह की आवश्यकता होती है, पोखरे वगैरह की आवश्यकता होती है, जिसमें इसको सड़ा करके इसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और चूँकि काफ़ी कॉस्टली होता है तो इसको जो है सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग के काम में ही लाया जाता है। इसके बाद बच्चों जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब मैं इसको जिस तरीके से समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान देके समझेंगे, बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, इंडिया जो है एक काफ़ी पुराना देश है, और जो सबसे पहले तो उसकी 90% आबादी जो है कल्टीवेशन पर डिपेंड करती थी, फिर 80 हुई, फिर 70 हुआ, फिर धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे आता गया। तो ये क्यों आता गया? क्योंकि जो है काफ़ी सारे चेंजेस हुए, और उसके बाद में जब ये देखा गया कि एग्रीकल्चर से हमारा उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर से उतना हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, यानी कि न्यू टेक्निक्स आई। और उसके बाद में जो है कई सारी जो प्रथाएं थी, जमींदारी प्रथा है, इसको एबॉलिश किया गया, ज़मीन का बंदोबस्त किया गया, किसानों को काफ़ी सारी सहूलियतें दी गई। जो किसान पहले लोन वगैरह लेते थे उनको जो है इस चीज़ से रोका गया। उसके बाद में लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, यानी भूमि सुधार का जो है एक कॉन्सेप्ट आया। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, ये सारे प्रोसेस बहुत तेज़ी से एकाएक चलते गए।
उसके बाद बच्चों हमारा आता है 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो भाई हमें फूड अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्म हुआ 1960 के आसपास। तो जब 5 ईयर प्लान्स में, पंचवर्षीय योजनाओं में इस ज़मीन को भी शामिल कर लिया गया, एग्रीकल्चर को भी शामिल कर लिया गया, तो कई सारे लॉस बने, कई सारे नियम कानून बने, जिससे क्या हुआ कि ज़मीन का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया और बड़े पैमाने पर होता गया। इसके बाद में बच्चों नई नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे हमने बताया टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल, तो अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। नई नई मशीनें, नए नए तरीके, इरिगेशन के, सिंचाई के नए नए मेथड्स अपनाए गए, जिससे थोड़ी सी ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि कैसे पहले एक बीघे में केवल जो है 1 ही कुंतल 2 ही कुंतल गेहूँ होता था, लेकिन आज के ज़माने में 1 बीघे में हम कम से कम 3 या 4 कुंतल, या बहुत अगर अच्छा हो गया तो 5 कुंतल गेहूँ तक हम उससे ले लेते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब टेक्नोलॉजी के बदौलत ही पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी वो संस्थाएं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, यानी कि जैसे किसानों के लिए बीज भंडार, उनको उन्नत बीज देना, उनको हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के सीड देना, नए नए इंस्टीट्यूशन बना ताकि जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो नई नई रिसर्च कर सकें कि कौन सा पौधा या किस फसल को हम कितना बड़े पैमाने पर उसको उगा सकते हैं, उससे अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में एक था KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, आप सभी लोग जानते हैं, जिससे किसानों को जो है बैंक लोन देते थे, वो अपना बीज खरीद सकते थे, औजार खरीद सकते थे, ट्रैक्टर वगैरह अरेंज कर सकते थे। और अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किसान फसल बीमा योजना जो है लागू की, जो किसान अपनी बीमा का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। तो मतलब ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने जो है किसानों को जो है काफ़ी आगे आने का मौका दिया। इसमें भी एक है PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत बच्चों क्या होता है कि जो किसान है, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है किसी माध्यम से या कैसे भी करके, तो उसमें भी जो उनको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो टॉपिक है भूमि ग्राम दान, ये आप खुद पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखिए जो कृषि का योगदान है, जैसे बताया गया कि एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, though its share in the gross domestic product has registered a declining toward trend from 1951 to 2051-52। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है, ठीक, और इसका जो है हमारे GDP पे एक सीधा सा असर पड़ता है। अब हम पेज नंबर 44 पे आएंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे कि द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि पहले 90 से 80% जो है खेती पर निर्धारित है, अब वो ग्राफ गिर करके 60% आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक थोड़ा सा डिक्लिनेशन की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो है हमको सोचने की ज़रूरत है। तो इसी से बच्चों इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, इसको और ऊपर लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ICAR की स्थापना की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ वेटनरीज का भी जो है और एनिमल ब्रीडिंग और हस्बेंड्री का भी जो है डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कृषि के साथ साथ पशुपालन को देख करके, फिर मौसम को ध्यान में रखते हुए कि इस मौसम में कौन सी बुआई होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, और एनिमल यानी कि वेटनरी यानी कि एनिमल्स के पशुपालन को भी साथ में पैरेलल लेकर के चलने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जो एक उसका हेल्पिंग एसेट है उसको भी आगे ले जाया जा सके, ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिल सके, यानी उसको एक तुरंत जो है चार्ज मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो आप ये समझिए ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। आप जानते हैं कि भैया जमाना बहुत बड़ी टेक्निक का आ गया है। आज अब आप 1 सेकंड में दुनिया के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं और ला सकते हैं। तो हम जानते हैं कि
हमारा व्यापार कई सालों से यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ होता रहा है, कंट्री से रहा होता है, और आज तक जो है हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में काफ़ी हद तक जो है एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का महत्व क्या हो बच्चों की? अंडर ग्लोबलाइजेशन, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैड बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। 1990 के बाद से हमारे पास कई सारे चैलेंजेस आ गए। जैसे क्या हुआ कि राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, और इसके होने के बावजूद भी, इसके मेन प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी छोटे हैं, यानी काफ़ी उनके मुकाबले उस दौड़ में हम पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि जो उनके पास सब्सिडीज़ है वो ज़्यादा है, उनके पास नए नए मेथड्स हैं। अगर आपने यूट्यूब वगैरह के द्वारा से देखा होगा, चैनल से देखा होगा, तो आप पाएंगे कि जो उनके इम्प्लीमेंट्स हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमसे कहीं बेहतर हैं, उनका प्रोडक्टिविटी हमसे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। और आज इंडियन एग्रीकल्चर को ऐसे मेजर्स की ज़रूरत है कि जिससे हम जो है अपना जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक सीधा सा इम्पैक्ट ये है बच्चों की, जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो जो नई नई खोजें हो रही हैं, वो अगर हम अपने मेथड्स में अडॉप्ट करेंगे, अपने जो उसको यूज़ में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपना प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकते हैं। फाइनली, कैन यू नेम एनी जेन मॉडिफाइड सीड यूज्ड टू इन इंडिया? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मॉडिफाइड सीड्स हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब हम आएंगे पेज नंबर 46 पे, जो लास्ट पेज हमारा है। थोड़ा सा इसको रीड कर दूं। A few economists think that Indian farmers have break future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and as the population rises. India's rural population in about 833 million, which depends on 250 million hectares of agricultural land, an average of less than half hectare per person. हमने देखा है कि जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी और वो किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब जो आबादी है वो किस खेती पे ना होकर के अन्य काम कर रही है, यानी कि लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं और अपना जो है काम धंधा अलग तरीके से चुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे जो एग्रीकल्चर है उस पर काफ़ी सारा फर्क पड़ा। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप पैटर्न। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है बच्चों की किस तरीके से जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्रॉप पैटर्न को अपना करके, यानी जो परंपरागत का जो ट्रेडिशनल तरीका था क्रॉपिंग का, उसको हटा करके कुछ नए मेथड्स को अपनाएं। जैसे अभी हमने बात की सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की, उसको संज्ञान में लाते हुए, उससे मदद लेते हुए हम जो है उसका अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी जो वैश्वीकरण है, जो कि विदेशों में किस तरीके से खेती की जा रही है, क्या मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, उसको हम अपनाएंगे। और लास्ट में बच्चों हम क्या करेंगे कि अपना जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसको हम चेंज करेंगे, यानी एक समय में हम एक फसल के साथ पैरेलल क्या क्या कर सकते हैं। अभी एक नया ट्रेंड निकला है कि किसान जो क्या करते हैं कि गन्ने के साथ साथ वो कुछ सब्जियां भी उगाने लगे हैं। आपने देखा होगा धान की जब बुआई होती है बच्चों, धान की बुआई के साथ साथ लोग फिशिंग भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं होंगे। आप इसको अपनी लिबर्टी में देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो ये पैटर्न है, ये चेंजिंग है, क्योंकि जब धान में पानी रहता है तो धान दूर दूर बटा करके उसमें लोग मछलियाँ पालते हैं, गन्ने में जो जगह करके उसमें वो सब्जियाँ भी लगाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मल्टी क्रॉपिंग है या जो पैटर्न है उसको चेंज करके जाहिर सी बात है हम एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर today's video, and hope I am going to send a video regarding to the politics also, because we have a very short time to cover the syllabus. So that is all for geography students. Hope you have gone through well, and read the chapters thoroughly. Only after that you were able to understand, and do the exercise carefully. Okay, so thank you for watching and listening. Stay home, stay safe.